हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2023 का पेपर 1 जो सीटेट का हुआ था, यानी प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था, उसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है? तो हम लोग कोई जानते हैं, कोई भी अगर वस्तु है 1 दर्जन की फॉर्म में है तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। कोई भी चीज है तो उसमें 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होंगी। तो विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है, यानी कि अब हम लोग 10 दर्जन में निकाल लेते हैं। 10 दर्जन में तो 1 दर्जन में अगर 12 है तो 10 दर्जन में 10 × 12 यानी 120। तो विशाल के पास जो टोटल कैंडी की संख्या है वो 120 है। अब इनका 1/3 भाग राधा को, तो राधा का हम लोग निकाल लेते हैं। राधा को उसने दिया 1/3 भाग, यानी 120 का 1/3 भाग निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आसिफ को बोल रहा है, तो आसिफ का हम लोग देख लेते हैं। आसिफ को उसने दिया 2/5 भाग, तो 120 का अगर 2/5 भाग आसिफ को दे रहा है तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा। नेक्स्ट अब सोनू को कह रहा है कि 1/12 भाग दिया, तो 120 का 1/12 भाग निकालेंगे तो 12.120 तो 10 आ जाएगा। तो सोनू को उसने 10 कैंडी दी। अब विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या क्या है? तो 40 कैंडी उसने राधा को दे दी, आसिफ को उसने 48 दे दी और 10 उसने सोनू को दे दी। यानी उसने जो है टोटल कैंडी कितनी बांट दी? 40, 48, 88 और 10 98 कैंडी जो है उसने अपने दोस्तों में बांट दी। अब विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या, तो सबसे पहले उसके पास 120 कैंडी थी, 98 उसने उसमें से बांट दी। अब विशाल के पास कितनी बची? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2। तो विशाल के पास जो बची कैंडियों की संख्या है वो 22 होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम लोगों को पता है 1 दर्जन में कोई भी चीज है तो वो 12 वस्तुओं के बराबर होगी। तो 10 दर्जन में वो 10 × 12 यानी 120 के बराबर होगी। अब विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी थी, यानी टोटल जो कैंडी की संख्या थी वो 120 थी। अब राधा को उसने जो है 120 का जो टोटल कैंडी है उसका 1/3 भाग दिया, यानी 40 कैंडी दी। इसी तरीके से आसिफ को 2/5 दिया, यानी 48 कैंडी दी। सोनू को 1/12 भाग दिया, यानी कि 10 कैंडी दी। तो इस तरीके से 98 जो कैंडी है उसने बांट दी। अब 120 उसके पास पहले उपलब्ध थी, 98 उसने बांट दी इसमें से, तो उसके पास कितनी बची? 120 में से 98 माइनस कर दिया तो 22 आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो 56 के सबसे पहले गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 56 के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो ये 28 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 14 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 7 हो गया और फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसको देखेंगे 2 × 2 × 2 कह सकते हैं हम लोग 2 की घात 3 और 7 एक बार है तो कह सकते हैं 7 की घात 1। अब हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 2 की घात 3 है तो 2 को हम लोग शुरू करते हैं 2 की घात 0 से, प्लस फिर 2 की घात 1 से, प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। अब मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इधर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने 0 से इधर स्टार्ट किया था सेम ऐसे 0 से यहां स्टार्ट करेंगे। तो 7 था तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितनी भी पावर होती है वहां तक हम लोग ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 को तोड़ लिया और 7 को तोड़ लिया। अब लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने बात की थी, कोई भी संख्या है या कोई भी चीज है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगी, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होगी और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होगी। अब इसी तरीके से 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 7 की पावर 1 की वैल्यू 7। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, गुणे 7 और 1 8, तो 15 × 8 और 15 × 8 का मतलब हो गया 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल से यही ट्रिक है कि आप लोग सबसे पहले गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने पे हमने देखा कि ये 2 की घात 3 और ये 7 की घात 1। तो 2 की घात 3 को हम लोग 0 से लिखना शुरू करते हैं, 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। इसी तरीके से 7 की घात 0, 7 की घात 1। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 8, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ गया। तो जो 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा था वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग 5 से 3 को डिवाइड करें या 7 से 5 को डिवाइड करें। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर हमारे हर 5 है और 7 है, तो 5 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 35। अब 35 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 3/5 में 35 से गुणा करेंगे। बीच में हमारा साइन है ये, तो ये हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, बटे 5/7 गुणे 35। अब ये 7 से 35 कट गया, 7 बचे 35, ये 5 से 37 कट गया, तो ये 7 हो गया। ये हो गया 21 इज ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा हमारा 25, तो 21 इज ग्रेटर देन 25। ये तो हमारा गलत है क्योंकि 21 छोटा है और इसके हिसाब से 21 बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से लेते हैं। दूसरे में क्या है, 2/5 है और इधर 8/30 है, बीच में साइन है हमारा बराबर का। अब ये 30 है, ये हमारा 5 है, तो हमें हर बराबर करने होंगे। या तो आप 5 और 30 का सेम ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर 30 है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो 6×5 30 हो जाएगा। जब 6 से हर में करेंगे तो 6 से हम लोग अंश में भी करेंगे, तो ये हमारा 12/30 हो जाएगा और ये हमारा 8/30 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये बराबर नहीं आया, यानी ये वाला भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 5 और 3, तो 5 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। अब 1/5 इज लेस देन 1/3, तो 15 से हम लोग गुणा कर देंगे, 1/5 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन 1/3 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 दिया 15, तो ये 3 आ गया। लेस देन का साइन था, इधर 3 बचे 15, तो ये 5 हो गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 3 जो है 5 से छोटा है और यही हमारा साइन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को एलसीएम लेना है। आप लोग चाहे तो 5 से 3 को डिवाइड करें तो ये 0.6 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 से 5 को करेंगे तो 0.7 के समथिंग आएगा। इसी तरीके से 5 से 2 को कर सकते हैं, या फिर आप लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम इसलिए आप लोगों को इजी है, मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके हर ज्यादा हो या संख्या बड़ी हो, तो वहां पर आप लोग एलसीएम लेके आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप लोग जो है एलसीएम लेके जो है आप लोग सॉल्व करें तो आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में लिखी संख्याएं, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहां पर हम लोग देखें तो 5.02, फिर 5.022, फिर 5.032, फिर 5.32 और फिर 5.201, यानी कि यहां पर हमारी पहले बड़ी आ गई फिर छोटी आ गई। अब बढ़ते क्रम के हिसाब से लिखना था, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये वाला तो हमारा गलत हो गया। अब इसमें हमारी 5.32 से ही शुरुआत हो गई, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि सबसे छोटा हमारे पास 5.02 है। फिर यहां पर 5.02, उसके बाद 5.32 आ गया, फिर 5.022 आ गया, यानी ये भी गलत हो गया। तो हमारा बनेगा सबसे पहले सबसे छोटा 5.02, उससे बड़ा होता है 5.022, उससे बड़ा 5.032, फिर उससे बड़ा हमारा हो जाएगा 5.201 और फिर आ जाएगा 5.32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से हमारी संख्या लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 75707 के स्थानीय मान का योगफल। 75707, तो स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, 75707। तो स्थानीय मान, जैसे कि अगर हम लोग इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इस 7 का स्थानीय मान केवल 7 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई पर है और इकाई पर होता है तो 1 से गुणा करते हैं तो 7 आ जाएगा। फिर इस वाले 7 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा और इसके बाद 1-2 अंक है, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान 700 हो जाएगा। इसके बाद एक भी अंक नहीं था तो हम लोगों ने एक भी जीरो नहीं बढ़ाया। इसके बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ाए। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद 1 2 3 4 है, यानी कि हम लोग 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो जितने भी 7 थे इन सबके स्थानीय मान हम लोगों को पता चल गए। अब हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, ये हमारा 700 हो गया। तो ये 700 यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 700, और ये वाला जो हमारा था 7, इसको लिख लेते हैं। अब तीनों के योगफल पूछा जा रहा है, 7 के स्थानीय मानों का योगफल। तो जो 7 के स्थानीय मानों का योगफल 7 0 7 0 7, यानी 70 70 7 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले आपको जिसका भी निकालना है, जैसे 7 का निकालना था, इसके बाद एक भी अंक नहीं है, यानी कि इसका स्थानीय मान 7 हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक है, यानी इसका स्थानीय मान 7 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, और इसमें हमारे 4 अंक हैं तो 7 के बाद हम लोग 4 जीरो लगा देंगे तो हमारा इसका स्थानीय मान 70,000 हो गया, इसका 700 हो गया, इसका 7 हो गया, और तीनों का योगफल पूछ रहा था तो सबको जोड़ दिया तो 70 70 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे
6078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 245 से 6078 को डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 245 से हम लोग डिवाइड करते हैं 6078। अब ये हमारा चला जाएगा 2 बार में, सबसे पहले 245 का 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 490। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, नोट कर लेंगे 7, तो 1107 हो जाएगा। अब हमारा ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा तो 245 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 7 में से 0 गया 7, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, तो 127 हो गया। अब इस 8 को नोट करेंगे तो अब हमारा ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 53 हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 245 से 6078 को डिवाइड कर रहे हैं तो 53 हमारे पास ज्यादा बच रहा है। यानी अगर हम लोग 53 इसमें से माइनस कर दें तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो 245 से पूरी विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अगर 6078 में से 53 माइनस कर दिया जाए तो 245 से पूरी विभाज्य संख्या हमको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित लंबाई मापनों की इकाइयों को देखिए, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। तो बढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक चीज ये पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी इकाई यहां पर मिलीमीटर है। फिर अगर हम लोग बात करें किलोमीटर की तो 1 किलोमीटर में आप लोगों के 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो यहां पर हम लोग 6 जीरो ऐड कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 किलोमीटर में आप लोगों के 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। वहीं पर अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में आप लोगों के जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं। वहीं पर अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर यहां पर 1 डीएम की बात की जाए तो यहां पर अगर हम लोग डीएम लिख दें तो इसमें 100 mm होंगे। तो यहां पर 100 mm हो जाएगा, तो 100 mm हो जाएंगे। अब यहां पर आप लोग देख लें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा तो आपका मिलीमीटर है, यानी कि सबसे पहले आप लोगों का मिलीमीटर आएगा। फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा हमारा 10 मिलीमीटर है। और 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के, यानी कि फिर हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इससे बड़ा हमारा क्या है, 100 मिलीमीटर है। 100 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर के, यानी फिर हमारा डेसीमीटर आ जाएगा। फिर हमारा 1000 मिलीमीटर है, 1000 किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, यानी अब हमारा मीटर आ जाएगा। फिर हमारा 10 लाख मिलीमीटर है लास्ट में, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा किलोमीटर। तो हमारा जो क्रम हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर किलोमीटर। तो इसको अब आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है इनमें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई आएगी। तो पहले स्थान पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर हमारा मीटर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। और सबसे छोटी इकाई इनमें से जो दी गई है मिलीमीटर है। तो सबसे पहले तो मिलीमीटर आएगा, फिर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि उसके बाद हमारा 10 आ रहा था, यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डेसीमीटर के बाद हम लोगों का मीटर हो जाएगा और मीटर के बाद किलोमीटर हो जाएगा। और हम लोगों से पूछ रहा था चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, तो चौथे स्थान पर हमारा जो है मीटर आ रहा है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है। तो 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले, यानी कि हम लोग इसमें से 6 घंटे 35 मिनट माइनस कर देंगे। अब माइनस करने में क्या है, ये आप लोगों का जो है 20 है और ये 35 है, माइनस नहीं होगा तो हम लोग यहां से हासिल लेंगे। अब हासिल कैसे लेंगे, जब यहां से हम लोग 1 हासिल लेंगे तो इधर तो हमारा 14 बचेगा और ये हमारा है घंटे में और ये हमारा है मिनट में। तो जब हमने 1 घंटा हासिल लिया तो इधर 14 घंटे बचे और इधर हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी इधर जो है हमारे 60 मिनट हो जाएंगे। अब ये 60 और 20 मिलकर बना देंगे 80 मिनट। तो 14 घंटे 80 मिनट हो जाएंगे और ये 6 घंटा 35 मिनट। अब हम लोग आसानी से माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4
और इधर 14 में से 6 गया 8, यानी 8:45 AM हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 15:20 पे हमारा PM है और 15:20 से 6 घंटे पहले AM हो जाएगा 12 बजे से पहले, तो 12 बजे से पहले 8:45 AM हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आप लोगों को माइनस करना सीखना है कि आप लोगों ने अगर 1 हासिल लिया है तो इधर तो 1 घंटा कम हुआ, लेकिन जब 1 घंटा इधर आएगा तो ये मिनट में चेंज होगा और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हासिल जो है वो 60 मिनट का मिलेगा, तो 60 और 20 जो हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा। 14 घंटे 80 मिनट में से हम लोग 6 घंटे 35 मिनट माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट है जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है। तो अगर हम लोग दिशाओं की बात करें तो हमारा इस तरीके से ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर हमारा ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ यानी उत्तर दक्षिण, ये हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व और ये हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब ये कह रहा है कि P से पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर इस तरीके से चली, 3/5 किलोमीटर चली, यानी 3/5 किलोमीटर हो गया। अगर हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग पॉइंट में चेंज करना चाहें तो 5 छक्का 30 यानी कि 0.6 किलोमीटर हो जाएगा। अब फिर वहां से पश्चिम दिशा, अब पश्चिम क्या है, फिर इधर साइड में उल्टी साइड में 1 सही 5/7 यानी कि 7 एकम 7, 5 12/7 हो जाएगा, तो 12/7 जो है पूर्व दिशा में चली। अब आप लोग देखेंगे 3/5 किलोमीटर है और ये 12/7 किलोमीटर है, तो 12/7 किलोमीटर ज्यादा होता है, यानी कि जब ये यहाँ पे पहुंची 3/5 से, फिर जब ये वापस हुई तो ये कुछ इस तरीके से यहां तक आएगी, तो ये जो है हमारा हो जाएगा 12/7 किलोमीटर। अब ये उसका प्रारंभिक बिंदु P था, P से पहले वो पश्चिम दिशा में चली तो वो पहुंची 3/5 किलोमीटर चल के यहां पर पहुंची, फिर 12/7 ज्यादा है यानी इसको P बिंदु को क्रॉस करके और आगे आएगी, तो जब आगे आएगी तो वो यहां पर पहुंची। अब पूछ रहा P से कहां स्थिति होगी, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे P से जो स्थिति है उसकी वेस्ट होगी यानी कि पश्चिम होगी, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, पहला और चौथा, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें हम लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो P से कहां स्थित होगी, तो हम लोग अब वो पहले यहां से P से चली और ये गई 3/5 किलोमीटर, फिर यहां से इस दिशा में आई तो वो 12/7 चली, यानी कि 12/7 में से अगर हम लोग 3/5 माइनस कर देंगे तो हमें दूरी भी पता चल जाएगी। तो दूरी हम लोग 35 एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, 5 × 7 = 35, 7 × 3 = 21। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39/35 बचा। इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो 45 से 39 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 सही 4/35, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा P से पश्चिम की ओर 1 सही 4/35, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हमारा ईस्ट और इधर वेस्ट। अब इसमें कह रहा था 3/5 किलोमीटर ईस्ट गई यानी पूर्व दिशा में गई, तो 3.5 किलोमीटर हम लोगों ने इस साइड में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा 12/7 ज्यादा है यानी कि क्रॉस करके वापस इस दिशा में आ जाएगी, तो हम लोगों ने ये यहाँ पर देखा कि P से अगर स्थिति देखी जाए तो ये ईस्ट दिशा में हो जाएगी, और कितनी ज्यादा हो जाएगी इसको निकालने के लिए हम लोगों ने 12/7 में से 3/5 माइनस कर दिया, 39/35 यानी 1 सही 4/35 हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 2 और आधा दर्जन, 2 और आधा दर्जन का मतलब हो गया 2.5 दर्जन। 2.5 दर्जन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 2 दूना 4 1 5/2 भी लिख सकते हैं। अब 5/2 1 दर्जन में होते हैं 12, कोई भी चीज है 1 दर्जन में 12, तो 5/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छंग 12, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि पहला जो दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 5 लीटर 50 मिलीलीटर। तो 5 लीटर को अगर हम लोग कहें 1 लीटर में होते हैं हमारे 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर की बात की जाए तो 5 लीटर में हो जाएंगे 5000 मिलीलीटर। और 50 मिलीलीटर, तो इसमें अगर हम लोग 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0505, यानी 5050 मिलीलीटर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 550 मिलीलीटर लिखा है, यानी ये गलत हो गया और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, अभी हम लोग लास्ट में ही देख चुके हैं। लास्ट है 10 पैसा बराबर 0.10, तो 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपए के, तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपए के, तो 10 पैसे बराबर हो जाएंगे 10/100 रुपए के। 10/100 का मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0.1 रुपए आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो गलत हम लोगों से पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन में है कौन सी आकृति का रैखिक व घूर्णन सममित की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसमें जो रैखिक घूर्णन है, रैखिक घूर्णन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसी भी आकृति को अगर हाफ से डिवाइड करें तो सेम आकृति पता चले, सेम आकृति मिले, या फिर हाफ से अगर हम लोग उसको फोल्ड करें तो पूरी पूरी आकृति कवर हो जाए। घूर्णन सममित क्या होती है, अगर किसी विशेष कोण पर अगर सेम आकृति हमको प्राप्त होती है तो वहां पर घूर्णन सममिति होती है। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करी जाए वर्ग की, तो वर्ग का जो शेप है उसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। तो वर्ग का शेप जो है कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें अगर हम लोग सममित रेखाओं की बात करें तो एक सममित रेखा इस टाइप से मिल जाएगी आप लोगों को, ऊपर जैसी आकृति वैसी नीचे आकृति। एक सममित रेखा आप लोगों को इस टाइप से मिल जाएगी। इसके अलावा एक सममित रेखा आप लोगों को विकर्ण से मिल जाएगी और एक इस विकर्ण से मिल जाएगी, यानी एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और दो विकर्ण से आप लोगों को सममित रेखा मिल जाएंगी। टोटल 4 रैखिक सममित रेखाएं मिल जाएंगी। अब बात की जाए अगर यहां पर घूर्णन सममित की, तो घूर्णन सममित पे अगर हम लोग इसको 90 डिग्री पे फोल्ड करें तो भी सेम आकृति मिलेगी, 180 पे फोल्ड करें तो भी सेम आकृति मिलेगी, 270 पे फोल्ड करें तो भी सेम आकृति, और 360 पे फोल्ड करें रोटेट करें तो भी सेम आकृति मिलेगी। यानी कि इसमें 4 जो है घूर्णन सममित भी है, 4 रैखिक सममित भी है। तो पहले में तो बराबर हो गया। नेक्स्ट है आयत। आयत की बात की जाए तो आयत का आकार कुछ इस तरीके से होता है। आयत में सममित की बात की जाए तो एक क्षैतिज हो गई, एक ये ऊर्ध्वाधर हो गई। अब इसमें सममित, रैखिक सममित तो 2 हो गई। अब घूर्णन सममित की बात की जाए तो अगर हम लोग 180 डिग्री पे इसे मोड़ दें तो सेम आकृति मिल जाएगी, यानी कि 1 हो गई। और 360 डिग्री पे मोड़ दें तो भी हमें सेम आकृति मिलेगी, यानी 1 + 1 2 जो है, हमें यहाँ पर 2 जो है घूर्णन सममित ही है और 2 जो है वो रैखिक सममित भी है, यानी इसमें भी हमारी बराबर घूर्णन और रैखिक सममित ही है। अब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज में आकृति अगर हम लोग देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। अब इसमें रैखिक सममित की बात की जाए तो इसमें एक भी रैखिक सममित नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस टाइप से फोल्ड करेंगे तो भी पूरी पूरी आकृति कवर नहीं होगी, और इस टाइप से करेंगे तो भी नहीं होगी, इस टाइप से भी नहीं होगी, यानी इसमें रैखिक सममित तो 0 होती है। अब बात की जाए घूर्णन सममित की, तो घूर्णन सममित 180 पे अगर मोड़ा जाएगा तो सेम आकृति मिलेगी, 270 पे मोड़ा जाएगा 360 पे मोड़ा जाएगा तो भी सेम आकृति मिलेगी। यानी कि इसमें रैखिक सममित तो 0 है लेकिन घूर्णन सममित 2 है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें घूर्णन और रैखिक सममित की जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज का आकार जो है इस तरीके से होता है। समचतुर्भुज में अगर रैखिक सममित की बात की जाए तो ये एक इस टाइप से मिलेगी और एक हमारी इस टाइप से मिलेगी। तो रैखिक सममित 2 है। अब इसको भी अगर हम लोग 180 डिग्री पे मोड़े, 360 डिग्री पे मोड़े तो सेम आकृति मिलेगी, यानी यहां पर समचतुर्भुज में भी बराबर बराबर मिलेगी। तो पहला, दूसरा और चौथे में तो रैखिक सममित और घूर्णन सममित बराबर होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 समांतर चतुर्भुज में रैखिक सममित 0 होती है जबकि घूर्णन सममित 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेहन कागज को मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए कि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरीके से आ जाएं। तो जब भी हमने बात की थी, जब भी एक फिगर से दूसरा फिगर बनाया जाता है तो हमेशा आयतन बराबर होता है। अब आयतन कैसे निकालेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। अब भुजा का आयतन होता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा है हमारी 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि यहां से हम लोगों को आयतन तो पता चल गया 125। ये एक घन का पता चला। अब कह रहा है ऐसे 25 घन बनाता है, तो 25 घन का निकालने के लिए 25 गुना हो जाएगा इसका, क्योंकि अगर एक घन का 125 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो 25 घन का 125 गुणे 25 हो जाएगा। अब 125 गुणे 25 अगर हम लोग करेंगे तो हमको 3125 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आयतन आएगा वही सेम आकृति जो बड़े डिब्बे का होगा वो भी होगा, क्योंकि जो आयतन होते हैं वो हमारे हमेशा बराबर रहते हैं। अगर पूरी पूरी आकृति कवर करना है तो हमारी आयतन सेम है, या फिर किसी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा रही है तो हमारा आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक। माध्यक का मतलब है कि हमको माध्यिका निकालनी है मीडियम। तो यहाँ पर मीडियन निकालना है तो यहाँ पर 160, 167, 158, 159, 161, 158, 160, 162, 170। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि सब जितने भी हमको आंकड़े दिए होते हैं उनको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में यहाँ पे सबसे पहले हमारा 158 आ जाएगा, फिर 158 आ जाएगा, फिर 159 आ जाएगा, फिर हमारा 160 आ जाएगा, देन हमारा 161 आ जाएगा, देन 162 आ जाएगा, इसके बाद हमारा 167 आ जाएगा और फिर हमारा 170 आ जाएगा। तो हम लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास यहाँ पर आंकड़े थे, नीचे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई ये छूट रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 158, फिर 158, फिर 159, फिर 160 हमारा जो है 2 बार था, तो 160 यहाँ पर एक बार और आ जाएगा। अब हमारे 9 आंकड़े हो गए। अब हम लोगों ने बात की थी माध्यिका निकालने के 2 तरीके होते हैं, या पदों की संख्या सम हो या पदों की संख्या विषम हो। यहाँ पर हमारे जो आंकड़े हैं वो विषम है, यानी कि यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा n/2 n+1/2वां पद। अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है, तो 9 + 1/2वां पद, तो 9 + 1 यानी 10/2वां पद। 10/2वां पद का मतलब हो गया 5वां पद। तो 5वां पद हम लोग यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5वां पद 160 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को माध्यिका निकालनी होगी, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद अगर पदों की संख्या विषम है तो आपका फॉर्मूला लगेगा n+1/2वां पद, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा n/2वां पद। सबसे पहले आप लोगों को 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो ये आप लोगों के 2 फार्मूले होते हैं माध्यिका निकालने के। तो इन्हीं तरीकों से आपकी माध्यिका निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है, फिर पदों की संख्या के हिसाब से आप लोगों को फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें विद्यार्थियों के पसंदीदा खेल दे रखे हैं एक साइड, और एक साइड विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। पहला कह रहा है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। तो शतरंज पसंद कर रहे हैं 50, फुटबॉल कर रहे हैं 60, यानी कि ये गलत हो गया। शतरंज वाले की संख्या जो है वो कम है, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो बैडमिंटन के 70 हैं, फुटबॉल के 60 हैं, तो कम नहीं ज्यादा है, यानी ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो टोटल कितने हैं, 60 50 70 20, इनको हम लोग जोड़ देते हैं, 0 6 5 11 7 18 2 20। तो टोटल विद्यार्थी 200 हैं। अब कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4, यानी इसका 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 इसका हो जाएगा 50। तो शतरंज पसंद करने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या 1/4 है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है वो भी 50 है। और हम लोगों ने जहां पे कैलकुलेट किया तो हम लोगों का यहां से भी 50 आया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 0 फिर 1 में 0 जोड़ा तो हमें 1 मिल गया, फिर 1 में 1 जोड़ा तो हमें 2 मिल गया, 2 में 1 जोड़ा तो हमें अगला पद 3 मिल गया, 3 में 2 जोड़ा तो अगला पद 5 मिल गया, 5 में 3 जोड़ा अगला पद 8 मिल गया, 8 में 5 जोड़ा तो अगला पद 13 मिल गया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पद है उसको जोड़ते जा रहा है। 8 और 5 अगर जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा 13, यानी कि 13 और 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 4 1 5 और 3 2 5 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है पहले और दूसरे पद को जोड़ के तीसरा पद मिल रहा था, तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो हमें 13 और 55 हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर मिल गया। तो ये जो हम लोगों का पेपर था ये 30 जनवरी का पेपर था, और ये पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जूनियर लेवल के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।